नमस्कार। देखिए, राजनीति को अक्सर सिर्फ जीत हार का खेल समझा जाता है, पर असल में ये शासन का एक विज्ञान है। तो आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, एक चुनाव की मशीनरी को समझना और ये जानना कि इसका एक आम नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में। यहीं के चुनावी नतीजों की हम गहराई से पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों ने जो फैसला दिया वो क्यों दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, कोई पार्टी सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में अपनी 15 पॉइंट की भारी भरकम बढ़त कैसे खो सकती है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 के फाइनल नतीजों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, हर कहानी की जड़ में आंकड़े होते हैं। तो ये देखिए वोट शेयर का बंटवारा। एक तरफ बीजेपी जिन्हें मिले 55.3% वोट, और दूसरी तरफ उस वक्त की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जो सिमट कर रह गई 40.2% पर। अब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। फासला देखिए 15% से भी ज्यादा का। और अगर वोटों में देखें तो ये फासला था पूरे 18,766 वोटों का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि जनकपुरी में सियासी हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन देखिए, नंबर तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असली कहानी तो लोगों की होती है ना? तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनकपुरी के वोटरों की वो कौन सी रोजमर्रा की परेशानियां थीं जिनकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आया। तो ये देखिए, लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थी? पानी की सप्लाई, बिजली का जाना और साफ सफाई। ये वो मुद्दे थे जिनका कंसर्न लेवल सबसे हाई था। मतलब ये वो परेशानियां थी जो लोगों को रोज चुभ रही थी। और यही डेटा हमें दिखाता है कि कैसे चुनावी नतीजे लोगों की असल जिंदगी की तकलीफों से सीधे जुड़े होते हैं। अच्छा, अब जनकपुरी के सामाजिक समीकरण को भी समझना जरूरी है। यहाँ पर जाट, ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है और करीब 7.8% आबादी अनुसूचित जातियों की है। किसी भी जगह के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए ये सामाजिक ताना बाना जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम इन नतीजों से निकलने वाले 3 सबसे जरूरी सिग्नल्स को पकड़ेंगे। ये 3 संकेत हमें बताएंगे कि वोटरों का मूड आखिर बदला तो बदला कैसे। पहला और सबसे चौंकाने वाला सिग्नल, सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर सीधा 14.2% नीचे गिर गया। सोचिए, सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी गिरावट, ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरा सिग्नल मिलता है वोटर टर्नआउट से, 62.98%। अब यह आंकड़ा 2015 के पीक से कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो सकता है कि वोटरों का एक बड़ा हिस्सा या तो उतना उत्साहित नहीं था या फिर मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं निराश था। और जानते हैं, यही आंकड़े हमें एक बहुत बुनियादी बात याद दिलाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? जिम्मेदार बातचीत, जो तथ्यों पर आधारित हो। जब नेताओं और जनता के बीच ये संवाद टूटता है तो मतदाता चुप हो जाता है, और ये चुप्पी हर नागरिक के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। अच्छा, किसी एक चुनाव को अकेले में नहीं देखा जा सकता। उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। तो चलिए 2025 के इन नतीजों को जनकपुरी के पिछले 7 इलेक्शन साइकिल्स के आईने में देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये जनकपुरी की पूरी चुनावी कहानी बताती है। 1998 से 2008 तक यहां बीजेपी का दबदबा रहा। फिर 2015 और 2020 में एक नई ताकत आई, आम आदमी पार्टी। और फिर 2025 में पासा फिर पलटा और बीजेपी वापस आ गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सीट कितनी वॉलेटाइल है, कितनी अस्थिर है। और ये बार चार्ट, ये तो सियासी भूचाल को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। 2020 से 2025 के बीच क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का नीला बार ग्राफ देखिए कैसे नीचे आया, और बीजेपी का भगवा ग्राफ सीधा आसमान छू गया। इसे कहते हैं एक ड्रामेटिक रिवर्सल। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इस पैटर्न को पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण कहते हैं। मतलब वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो अपनी पसंद को बहुत तेजी से बदल सकता है। और ऐसा कब होता है? जब लोगों को अपनी रोज की जरूरतों पर निराशा हाथ लगती है तो वो एक पार्टी को पूरी तरह खारिज करके दूसरे को मौका दे देते हैं। जनकपुरी इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जो इसे एक परफेक्ट स्विंग सीट बनाता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ क्यों। चलिए अब इसकी वजहों की चीर फाड़ करते हैं। हम पार्टी के अंदर की कमियों को भी देखेंगे और बाहर के माहौल को भी। तो देखिए, मोटी मोटी दो वजहें थीं। एक, पार्टी का अंदरूनी हाल और दूसरा बाहर का माहौल। अंदर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जमीनी संगठन कमजोर पड़ चुका था। रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक नहीं था, बूथ कमेटियों में वो दम नहीं रहा था। और बाहर का सियासी माहौल भी उनके पक्ष में नहीं था। हाँ, इसमें कैंडिडेट का भी एक रोल था। परवीन कुमार, इसमें कोई शक नहीं कि वो युवा थे, एनर्जेटिक थे और यूथ से कनेक्ट करते थे। लेकिन लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस यानी विधायी अनुभव की कमी एक कमजोरी बनकर उभरी। देखिए, हमारा मकसद यहां किसी एक इंसान को दोष देना नहीं है। मकसद ये समझना है कि एक मजबूत कैंडिडेट प्रोफाइल होना कितना जरूरी होता है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, पर अब सवाल यह है कि इन कमियों को ठीक कैसे किया जाए। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, अब हम एक सॉल्यूशन का खाका, एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे, एक ऐसा रोड मैप जिससे गवर्नेंस को सुधारा जा सकता है। तो हम यहां एक चार तरफा रणनीति पेश कर रहे हैं जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके चार चेहरे हैं। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा नैरेटिव यानी कहानी और चौथा रिसोर्स यानी संसाधन। और ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का तरीका है जिससे एक जवाबदेह सरकार चल सके। चलिए पहले चेहरे की बात करते हैं, चुनावी। इसका सीधा सा मतलब है कि उन स्विंग समुदायों पर फोकस करो जो अपना मन बदल सकते हैं, और उनसे हवा हवाई बातें नहीं बल्कि उनके असल मुद्दों पर बात करो। वही पानी, बिजली, नौकरी, क्योंकि राजनीति भाषणों से नहीं जमीन पर जीती जाती है। दूसरा चेहरा है संगठन। बूथ लेवल की जो मशीनरी होती है उसे फिर से खड़ा करना होगा, मजबूत बनाना होगा। मतलब हर गली, हर मोहल्ले में आपके पास समर्पित लोग हों जो समुदाय से रोज बात करें, उनकी सुने, सिर्फ चुनाव के 5 महीने पहले नहीं। तीसरा और बहुत जरूरी चेहरा नैरेटिव, यानी आपकी कहानी क्या है। आपको एक पॉजिटिव कहानी बनानी होगी जिसका मैसेज हो विभाजन नहीं, विकास। एक ऐसी कहानी जो लोगों को यकीन दिलाए कि उनकी रोज की जरूरतें ही सबसे ऊपर हैं। और चौथा चेहरा है संसाधन। देखिए, सामने अगर एक मजबूत विपक्ष है तो आपको भी मजबूत होना पड़ेगा। आपको पैसा, डिजिटल टूल्स और लोग, इन तीनों संसाधनों को सही तरीके से जुटाना और इस्तेमाल करना सीखना होगा। और हां, जब हम डिजिटल टूल्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक का डेटा, उनकी प्राइवेसी, उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं हो सकती। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो इसी जिम्मेदार गवर्नेंस की बुनियाद को मजबूत करता है। क्योंकि आखिर में असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। असली मकसद होना चाहिए लोगों की सही मायने में सेवा करके शासन करने का हक कमाना। सच्ची राजनीति का सार यही है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाया गया हो वो सच में अपने वादे पूरे कर सकता है? इसका जवाब हवा में नहीं है, इसका जवाब जमीन की हकीकत में और इन आंकड़ों के ईमानदार विश्लेषण में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।